तो दोस्तों हम बात करेंगे ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में, क्योंकि निसंतानता जो है आज की तारीख में बहुत तेज़ी से अपने बढ़ रही है हमारे देश में। तो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि ये फेस्टिवल का सीज़न है, भगवान करे आपके घर में दिवाली के साथ बहुत सारी खुशियाँ आएँ, हर घर में किलकारी की गूंजे और हम करते हैं आपका माँ बनने का सपना साकार। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कहना होता है कि हमें इसके बारे में बताएं। तो क्योंकि ये निसंतानता का दूसरा प्रमुख कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज, और ये कभी भी हो सकता है, दो तरह से होता है। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो कि पहली बार में ही मरीज़ की जांचें हुई और उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज निकला, बनिस्बत एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है जिसमें आपका पहला बच्चा हो चुका होता है और दूसरा कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं किसी न किसी कारणवश। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो ब्लॉक ट्यूब्स की होती है। तो मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज़ ट्यूबल ब्लॉकेज। तो ये टॉपिक इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दोनों में ही ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो दर्शकों, जैसा कि हम बात करना चाहेंगे ब्लॉक ट्यूब्स के, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको जो नए दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगी कि ट्यूब्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिला नहीं समझ पा रही होंगी। तो जो ये हमारा गर्भाशय है और ये दोनों तरफ दो ट्यूब लगे थे। तो गर्भाशय में दोनों तरफ ट्यूब निकले होते हैं। हमारे दो अंडे की थैली होती हैं जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं। जो ट्यूब होते हैं उनको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये बहुत से लोग इसको नाल बोलते हैं, नलियाँ बोलते हैं, विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। और ये गर्भाशय है, ये सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुख जिसे बोलते हैं। ये जो अंदर परत होती है इसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो हर मासिक में निकलती है बाहर। तो आज जो हम बात कर रहे हैं इन ट्यूब्स के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी ज़रूरत क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए। क्योंकि जब कोई भी महिला चाहती है कि वो कंसीव करे या गर्भ से हो, तो यहाँ से जब वो संबंध रखेगी और शुक्राणु यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो अंडा रिलीज़ होगा ओवरी से या अंडकोश से, वो यहाँ से चलता हुआ यहाँ आएगा और ये शुक्राणु यहाँ पे। तो यहाँ जो मिलन होगा शुक्राणु और अंडे का, उससे यहाँ पे एक बच्चे की उत्पत्ति होना शुरू होगी, यानी एम्ब्रो भ्रूण का विकसित होना शुरू होगा, और वो ये जगह है। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ट्यूब कैसे ख़राब होते हैं, और अगर हमारे ट्यूब ख़राब हैं तो ये जांचा कैसे जाता है, और अगर जांच में ये ख़राबी आई है तो उसका इलाज कैसे करा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख सवालात हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश पूरी तरह से करूँगी। तो शुक्राणु के जाने और अंडे के आने, यहाँ पे मिलन होना ज़रूरी है। उसके बाद जब भ्रूण विकसित होता है, निश्चेचित होकर वो यहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ पे प्रत्यारोपित होता है। तो यहाँ प्रत्यारोपित होने के लिए शुक्राणु का और अंडे का मिलन यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो अब हमने सबसे पहले बात करी कि कारण क्या होते हैं ट्यूब बंद होने के। तो सबसे पहला कारण जो हमारे देश में देखने को मिलता है वो है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जो ये फेलोपियन ट्यूब होते हैं, दोनों तरफ के जो ट्यूब हैं, उनकी तपेदिक की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस। हम भारत में रहते हैं और भारत में ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक है। ये बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे ये पाई जाती है और आज भी पाई जाती है। और ये क्योंकि ट्यूब का जो ये वाला हिस्सा होता है ये बहुत नाजुक होता है, कॉन्वल बैंड बोलते हैं। तो जो टीबी है वो पॉसिबेसिलरी होती है और वो खून द्वारा आती है, टीबी का कीटाणु, और वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। और जो टीबी में है ना ट्यूब ख़राब होना शुरू होते हैं वो कॉर्नुअल एंड से होते हैं, और फिर ये इस तरफ बढ़ती है। और ट्यूब की जो बनावट है वो इस तरह की है कि वो बहुत नाजुक होती है, क्योंकि एक सुई जैसा छेद होता है जिसको बंद होना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और जब ये टीबी फैलती है तो ये फिर गर्भाशय की तरफ आती है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनका
कंप्लेंट जो होता है वो आती हैं, समस्या जो लेके आती हैं, कैसे पता चले कि किसी महिला को क्या है। तो उनकी एक बहुत मोटी सी कंप्लेंट होती है कि हमें महीना बहुत कम आता है, हमें केवल छींटा दिखता है, हमें केवल एक दिन आता है या 1-2 दिन आता है। या महिला की अक्सर ये शिकायत होती है कि 4-5 साल पहले तो मुझे बहुत अच्छे से खुल के आता था, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो जो कंप्लेंट होगी मेन वो पेशेंट की, क्योंकि देखिए जांच से तो ये पता चल जाएगा कि ट्यूब बंद है नहीं बंद है, लेकिन उससे पहले मरीज़ कुछ कंप्लेंट लेके आएगा, जिसमें ये प्रमुख कंप्लेंट ये होती है कि मरीज़ का मासिक कम होना शुरू हो गया है, या फिर एक और कंप्लेंट साथ में होती है कि है ना मरीज़ का वेट कम हो रहा है। क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये अक्सर इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहीं हो सकता है उसको पास्ट में पहले टीबी हो रखी हो, तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो मरीज़ का अक्सर वेट डाउन हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर टीबी वाले का, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस वाले का वेट कम होगा, ऐसा भी नहीं है। महिलाएं बिल्कुल तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट दिखेंगी, लेकिन उनका ट्यूब ख़राब होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस अब ये तो टीबी हो गई एक कारण आपके ट्यूब ख़राब होने के। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो सफ़ेद पानी का शिकायत होती है, जो कि है ना मल्टी बैक्टीरियल आजकल हो गया है, और इसमें कई वायरसेस भी होते हैं अफेक्टेड। तो ये मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, और उससे है ना ट्यूब डेफिनेटली डैमेज हो जाते हैं। और तीसरा एक कारण जो अक्सर आजकल देखने में आ रहा है वो एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर महीने मासिक जब महिला को आता है तो उसका पेट दर्द करता है, और उस पेट दर्द करने की वजह से तो ऐसी महिलाओं का जो कंप्लेंट रहेगा वो ये रहेगा कि मेरे को जब पीरियड आता है तो 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, बढ़ रही है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 पे जा रही है। तो जैसे जैसे ये इसको टाइम निकलता है, जैसे जैसे इसके कुछ वर्ष गुजरते हैं, तो ये अंदर चीज़ें आपस में चिपकने लगी हैं एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में। तो उसमें कहीं ना कहीं ट्यूब का मुंह फंस जाता है या चिपक जाता है, तो वो भी एक बार कारण हो जाता है कि ट्यूब बंद हो सकता है। तो ये 3 प्रमुख कारण होते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में। अब सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो होती है, उसमें कोई भी महिला दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उसके ना बच्चा हुआ था, उसके 4-5 साल हो गए, नियमित कोशिश के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो इसमें अक्सर ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, और इसमें कहीं ना कहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो तब या तो इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बाद में ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, या और भी कुछ कारण होके और वो ट्यूब बंद हो जाते हैं। तो ये तो रहे कुछ कारण, जैसे कि ये पता चले कि ट्यूबरक्लोसिस है। अब कोई भी मरीज़ आता है ट्यूबरक्लोसिस का या ट्यूबल ब्लॉकेज का हम बात करें तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि एक छोटा सा टेस्ट होता है, जैसे हम HSG बोलते हैं। और इस HSG के आप पता कर सकते हैं तुरंत कि ये इसमें है ना हमारे ट्यूब खुले हैं या बंद हैं। लेकिन अक्सर ऐसी भ्रांति है, मिथ है कि है ना जो HSG का जांच होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ये कतई पेनफुल इतनी नहीं होती जितना लोग कहते हैं। अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन अगर इसमें यूज़ करा जाए, जैसे हम HSG कैथेटर बोलते हैं, एक ट्यूब आता है 2 mm का होता है, अगर हम उसको फिट करते हैं तो मरीज़ के कोई दर्द नहीं होता। लेकिन ये एक बहुत सस्ता तरीका है जिससे कि आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके ट्यूब खुले हैं नहीं खुले। और कई मरीज़ों में ये देखा गया है, जैसे आपने HSG करा, एक बार आपने डाई इंजेक्ट करी, आपने एक्सरे लिया, तो ये जो प्रोसीजर है ये मुश्किल से टोटल टाइम आधा घंटा लगता है। इसमें एक ट्यूब फिट करा जाता है जिसे हम HSG कैथेटर बोलते हैं, और इसमें डाई जो कि रेडियो ओपेक होती है वो इंजेक्ट करते हैं, और उसी टाइम है ना एक्सरे लिया जाता है, तो उसमें वो चमकती हुई डाई दिख जाती है। तो आपने जब पहला लिया तो तुरंत आपको वो मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे दिख जाता है कि उसमें क्या रहा। तो आप अगर वो खुला नहीं है तो आप सेकेंड शॉट लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि सेकंड शॉट में कोने तक आ गई है, यानी कि आपने पहली बार दवा डाली तो दोनों बंद आ रहे थे, दोबारा डाली, ये सिर्फ HSG कैथेटर के साथ लगा के बात कर रही हूँ, जो पुराने ज़माने का कैनुला होता था उसका नहीं बात कर रही। तो पहले बार यहाँ तक खुला हुआ आया, लेकिन आपने एक और ट्राई दिया, ये हो सकता है यहाँ तक आ जाए दवा। लेकिन अक्सर अगर ऐसा हो रहा है तो है ना तीसरा शॉट भी देते हैं, और है ना उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पे वो खुल जाता है। तो ये एक काफ़ी सारे मरीज़ों में ये
ट्रीटमेंट का पार्ट भी बन जाता है कि किसी के अगर हल्के फुल्के बंद हों किसी छोटे मोटे कारण से, तो वो रिलीज़ हो जाता है और वो खुल जाता है ट्यूब। तो मेरे हिसाब से HSG हमेशा बेनिफिशियल होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बहुत सस्ता होता है, इतना महंगी जांच नहीं है, तो इससे करने से आपको ये पता चल जाता है कि ट्यूब सही है नहीं है, और अगर हमें आगे काम करना है तो क्या करना है। दूसरा, HSG बहुत सारे लोग रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपके ट्यूब खुले हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूब खाली खुला हुआ काफ़ी नहीं है। ट्यूब की मॉर्फोलॉजी, क्योंकि HSG बहुत सारी चीज़ें बताती है। HSG से आप जिनके बार बार बच्चा गर्भ गिर रहा है वो भी पता कर सकते हैं कि पर्दा तो नहीं है। अक्सर औरतों में है ना बच्चेदानी में पर्दा होता है, तो HSG से आपको वो भी पता चल जाता है। दूसरा, HSG से आपको ट्यूब खुला है नहीं खुला ये पता चलता है। तीसरा, आपको ट्यूब के बारे में ये भी पता चलता है कि यहाँ पे ट्यूब का जो कैलिबर है, जो डायमीटर है, जो एक सार है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बीडिंग हो रही है, कैनुलेशंस हैं, पॉकेट्स फॉर्म हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको HSG में पता चल जाता है, और इसके आधार पे आप आगे क्या ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो HSG अगर एक अच्छे हाथ से करा जाए, उसको प्रॉपरली देखा जाए, तो वो बहुत कुछ बताता है, और लिटरली आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि ये क्या है, इसका कारण पता चलता है। ट्यूबरक्लोसिस में आपको बीडिंग, स्पेसिफिकली बीडिंग दिखती है, आपको हाइड्रोसल्पिंग्स दिखता है, तो ये सीक्वली सारी नज़र आती है। फिर दूसरी बात करें कि और क्या रास्ता है, मैं HSG नहीं कराना चाहती, तो दूसरा रास्ता होता है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, जिसे हम सरल भाषा में दूरबीन का ऑपरेशन बोलते हैं। तो अक्सर ऐसी बहुत सी महिलाएं जो HSG नहीं कराना चाहती वो दूरबीन का ऑपरेशन करा सकती हैं। अब दूरबीन के ऑपरेशन में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो HSG की कॉस्टिंग है उससे तो बहुत ज़्यादा है। 20 टाइम्स या 30 टाइम्स मान लीजिए खर्चा आता है। तो और दूरबीन की जांच में आपको बेहोश करना पड़ता है। डेफिनेटली दूरबीन की जांच एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कई बार पेशेंट अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, पेशेंट इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो हर मरीज़ में आप दूरबीन का ऑपरेशन करेंगे तो भी दिक्कत आती है। तो बेटर होता है कि आप एक बार HSG कर लो। अगर ट्यूब बंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूरबीन का ऑपरेशन करिए, लेकिन अगर ट्यूब का कैलिबर सही है, ट्यूब बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो आप एक बार कुछ समय के लिए, या आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं दूरबीन का ऑपरेशन। लेकिन अब अपने को ट्यूब बंद आया तो अब क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे ट्यूब खुल जाए। तो देखिए, पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी होता है। पूरा 100% डायग्नोस होगा तो उसकी दवा भी करी जाएगी। HSG में ट्यूब बंद आया तो अब आप क्या करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसमें आपको अगर बीडिंग दिख रही है या आपको हाइड्रोसल्पिंग्स दिख रहे हैं जिसमें ट्यूब ढीले होकर उसमें पस भर जाती है, मवाद आ जाता है, डॉक्टर आपका कहता है मवाद भरी हुई है, तो ऐसे केस में आप इसको कंफर्म करते हैं। आप और बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के आप वो लगाते हैं। आप दूरबीन की जांच करते हैं, आप कैनुलेशन करते हैं, जिससे कि ट्यूबल कैनुलेशन बोलते हैं, जिसमें हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी दोनों करते हैं, और है ना उसके द्वारा ट्यूब को खोलने की प्रयास करे जाते हैं। और कई बार है ना ट्यूब नहीं खुल पाता, लेकिन है ना कॉर्नुअल एंड से स्टिफनेस हुई, कॉर्नुअल एंड पे बीडिंग हुआ, हाइड्रोसल्पिंग्स हुआ, ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं जो TB के फेवर में है। फिर ट्यूबरकुलर वेसिकल्स होते हैं जो दिख रहे होते हैं, तो आप ये डायग्नोसिस पहुंचते हो। अगर सपोज़ आपको जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है और वो अर्ली स्टेज में है तो ट्यूब खुल जाते हैं। ऐसे बहुत से मरीज़ आते हैं जहाँ पे दोनों ट्यूब बंद होते हैं, बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक होता है, इवन दूरबीन के ऑपरेशन पे भी होता है और वो खुलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप है ना जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पे आप डायग्नोस करते हैं और उसमें आपको लगता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप ESR करते हैं, आप मॉन्टू चेक्स, जो भी आपको लगता है वो सारा टेस्ट करने के बाद फिर आप ये डिसाइड करता है आपका कंसल्टेंट कि ये अर्ली ट्यूबरक्लोसिस है, लेट ट्यूबरक्लोसिस है, सीक्वली क्या है, क्या वो सुखड़े हुए हैं, क्या कॉर्नुअल एंड अफेक्टेड है, क्या हाइड्रोसल्पिंग्स हो रखा है। अगर अर्ली ट्यूबरक्लोसिस हो तो डेफिनेटली 9 मंथ्स की आप एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो लिटरली 50% पेशेंट्स में ट्यूब अपने आप खुल जाते हैं और बच्चा लग जाता है। ऐसा बहुत आम है और बहुत मरीज़ों में मैंने है ना खुद इतने सालों में देख लिया है। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है जागरूकता। आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर के पास जल्दी जाएं, टाइमली ट्रीटमेंट लें और टाइमली इंटरवेंशन हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स 100%
करे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है। तो हम 6 महीने बाद जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट, एक और सवाल है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमारे ट्यूब में एक ट्यूब ही तो बंद है, दूसरा तो खुला हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ट्यूब बंद है, दूसरा तो खुला हुआ है, तो बच्चा उससे नहीं लगेगा। तो मेरे एक छोटा सा समझाने का तरीका है, जब एक ट्यूब बंद हुआ यानी कोई कारण था, कोई ना कोई इन्फेक्शन था जो कि ब्लड से आया और आपके एक ट्यूब को अफेक्ट करा। ऐसे मरीज़ सैकड़ों आते हैं जो कहते हैं एक ट्यूब है, एक ट्यूब से बच्चा लग जाएगा, पर कारण अगर हमने नहीं जाना उस ट्यूब का, तो जो इन्फेक्शन ब्लड से इसमें हुआ है वो दूसरी तरफ भी तो फैलेगा, कहीं ना कहीं वह बीमारी फैलेगी। तो जितने भी लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ट्यूब बंद है, और फिर आके है ना 1.5-2 साल बाद कहते हैं मैडम हमने तो ऑपरेशन दूरबीन का नहीं कराया और फिर भी हमारे बच्चा नहीं लग रहा। तो ऐसे केस में जब आप दोबारा जांच करते हो तो पता चलता है कि दोनों ट्यूब बंद हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपका एक ट्यूब भी बंद आता है और आपकी शादी को कुछ समय हो चुका है या आपकी एज 30s के आजू बाजू है, तो डेफिनेटली दूरबीन का ऑपरेशन, भले ही आपकी शादी को 1 साल हो रखा हो, प्लीज़ करवाइए, क्योंकि इससे कारण पता चलता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो ट्यूब बंद है वो खुलेगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ट्यूब खुला हुआ है वो खुला रहे, वो बंद नहीं रहे। अगर वो खुला रहेगा और आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आप उस एक ट्यूब से भी कंसीव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप है ना ये सोचें कि है ना मैं कुछ नहीं करूं और अपने आप एक ट्यूब खुला हो जाएगा, तो आप दोनों ट्यूब बंद हो जाते हैं। और ये मैक्सिमम पेशेंट में है ना देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट आता है, आप उसका वापस जांच करते हो, मरीज़ कई बार 1-2 साल बाद आता है एंड दोनों ट्यूब बंद हो जाते हैं। तो मरीज़ कहता है कि लोगों ने हमें कहा कि एक ट्यूब से बच्चा हो जाता है, तो हमने इसलिए दूरबीन का ऑपरेशन नहीं कराया। घर वालों ने राय दी कोई बात नहीं, दूरबीन का ऑपरेशन मत कराओ, ये तो डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, और हमने नहीं कराया। और अब है ना आए हैं, बच्चा लगा नहीं, तो दोबारा देखने पे अक्सर दोनों ट्यूब बंद दिखते हैं। अब इसका इलाज, पहला ट्यूबल कैनुलेशन, 50% में ट्यूब खुल जाता है। दूसरा, अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे 50% पेशेंट में खुल जाता है। तीसरा, अगर सब कुछ कर लिया पर बच्चा ट्यूब फिर भी नहीं खुला, तो क्या करेंगे? तो लास्ट रिसोर्ट रहता है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF जिसे बोलते हैं, क्योंकि देखिए समय बहुत कीमती है। अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा तो अल्टीमेटली लास्ट रिसोर्ट इज़ IVF। तो ये जो ट्यूब होते हैं ना, ये बहुत बहुत नाजुक होते हैं, इनके जो एपिथेलियम होता है वो बहुत नाजुक होता है, ये बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे यहाँ शादी की उम्र बढ़ी है, वहाँ ये चीज़ें बहुत आम देखने में मिलती हैं कि अक्सर जब महिला की शादी होती है तो 12-13 साल की उम्र से जो महीना आना शुरू होता है, जब महिला 27-28 में पहुँचती है तो वहाँ ट्यूब ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके होते हैं। तो मेरी ऐसे कपल्स, ऐसे दंपतियों से गुजारिश है कि जब आप शादी करते हैं 28 साल 29 साल जब भी आप करते हैं, तो मेरा ये नहीं कहना कि आप है ना बच्चा तुरंत पैदा करें, वो आपका प्रॉब्लम है, आप डिसाइड करें आपस में म्यूचुअली। लेकिन आप फर्टिलिटी प्रोफाइल ज़रूर कराएं, जिसमें है ना कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, HSG आता है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये सब चीज़ें सही हैं, तो हाँ मैं 1-2 साल रुक जाती हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपना फर्टिलिटी प्रोफाइल ज़रूर कराइए, उसके बाद आप तय करिए कि क्या मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि जब आप रुक जाते हो, आप फर्टिलिटी प्रोफाइल नहीं कराते, तो शादी के 3-4 साल में भी बच्चा नहीं होता, तो फिर आप लोग टेंशन में चले जाते, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाता है, और इतना स्ट्रेस लेवल हो जाता है कपल के बीच में कि वो कहीं ना कहीं वो भी अपना एक फैक्टर हो जाता है इनफर्टिलिटी का। तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा दिमाग से काम लें। और ऐसे दंपत्ति जो भी लेट मैरिजेस में हैं, लेट मैरिज का मतलब मोर देन 25-26, तो वहाँ पे दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ फर्टिलिटी क्लिनिक, किसी भी फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलें, एक बार अपना फर्टिलिटी प्रोफाइल करा लें और चैन से डिसाइड करें कि कब क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी या काम की होगी आपके लिए। और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर मेरी गुजारिश है आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें
खुद भी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कुछ बचता है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे से आगे आपको मेरे वीडियोस मिलें, क्योंकि हर हफ्ते कुछ नया वीडियो रिलीज़ होता है जो आपके काम का होगा। दिवाली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी लेके आए। अगली बार फिर भेंट होगी। नमस्कार।